जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को 6 बजे आपकी ये पीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती है और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इससे पहले हमने 24 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए हैं और यह आपका प्रैक्टिस सेट रुक्मणी पब्लिकेशन का है। तो चैनल पे एक अलग से लिस्ट प्रैक्टिस सेट की बना दी गई है, वहाँ पर वो सारे के सारे 24 क्लासेस आपको मिल जाएंगी और साथ ही उसी प्लेलिस्ट में आपको यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जिन लोगों ने वो सारी क्लासेस को नहीं देखा है तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के अपडेट अब तक मिलते रहें। गुड इवनिंग भैया, सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप सभी इस क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ ज्वाइन प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार हैं। तो बताइए भैया, इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन हैं। तो राइट आंसर बनेगा मैगस्थनीज। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैगस्थनीज के द्वारा जो है इंडिका लिखी गई है और इस इंडिका में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें अदर ऑप्शनों की तो अदर ऑप्शनों में फायान जो है एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला कह रहा है चाणक्य। तो चाणक्य के द्वारा भैया अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है, इसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। अगला कह रहा है फ्लिन। तो फ्लिन के द्वारा जो है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई है। याद रखिएगा कौन सी भैया, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई है। और मैगस्थनीज की अगर बात करें तो मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। तो ये सभी के सभी याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त करने का वर्ष है। तो बताएं भैया, इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। और इस 1858 में ही जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा इल्तुतमिश को जो है इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है, निम्न में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो 5 दुर्ग की श्रृंखला का निर्माण इस्लाम शाह के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। और बात करें इस इस्लाम शाह की तो इस्लाम शाह शेर शाह सूरी का पुत्र है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासन था। तो बताएं भैया, जिस समय सिकंदर ने हमला किया था तो उत्तर भारत में किसका शासन था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश का शासक था जो है उस समय, जिस समय सिकंदर ने जो है आक्रमण किया था। और साथ ही बता दें, सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था तथा अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। तो ये सभी के सभी याद रखिएगा। सिकंदर का गुरु कौन था भैया, अरस्तु थे और अरस्तु का गुरु प्लूटो था। तो ये सभी के सभी याद रखिएगा। और बात करें दोस्तों, सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटस था, जो कि बहुत पूछा जाता है। इसके सेनापति का नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटस जो है इसके सेनापति का नाम था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो बताएं भैया, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। 1915 को
दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस भारत आए थे और इसी वापस आने पर ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, गांधी जी के वापस आने पर ही भारतीय जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में चुनिए। तो पहला कह रहा है रॉयल एक्ट। तो रॉयल एक्ट भैया आपका 1919 में हुआ था। कब भैया? 1919 में हुआ था। दूसरा कह रहा है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1927 में हुआ है। कब भैया? 1927 में। अगला कह रहा है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन भैया ये 1916 में हुआ है। और लास्ट कह रहा है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता ये आपका 1931 में हुआ है। कब भैया? 1931 में। तो यहाँ से आप बताइए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में हुआ है। फिर इसके बाद आएगा 1919 रॉयल एक्ट। फिर इसके बाद आएगा साइमन कमीशन। फिर अब लास्ट में आएगा गांधी इरविन समझौता। तो इसका बनेगा 3, 1, 2, 4। तो कूट के माध्यम से बताइए जिसमें 31, 24 कूट में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा, जिसमें 31, 24 कूट के माध्यम से दिया हुआ है। यही इसका तिथिवार चुनाव होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? रेड शर्ट्स आंदोलन को जो है लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो बताएं भैया, या लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट्स आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लाल कुर्ती या रेड शर्ट्स आंदोलन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1947 के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी कृपलानी साहब 1947 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो 1946 में मेरठ में हुए अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो याद रखिएगा दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे। और बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है जनजाति और दूसरी तरफ है उससे संबंधित क्षेत्र। तो पहला कह रहा है खिरगिज। तो खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। तो ए का तीसरे से। अगला कह रहा है बुशमैन। तो बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी में पाई जाती है। तो बी का चौथे से। अगला कह रहा है एनू। तो एनू का संबंध जापान में हो जाएगा। और लास्ट में कह रहा है बद्दू। तो बद्दू जो है जनजाति अरब में निवास करती है। तो इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। तो ए का तीसरे से, बी का चौथे से और सी का पहले से तथा डी का दूसरे से। तो कूट के माध्यम से बताएं भैया इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से भैया आपका ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को चौथे से और सी को पहले से तथा डी को दूसरे से मिलान कराया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ आपका सूची सेकंड है। तो सूची फर्स्ट में कोयला क्षेत्र दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है तलचर। तो तलचर कोयला क्षेत्र
महानदी घाटी में पाया जाता है। अगला कह रहा है कर्णपुरा, तो कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो है दामोदर घाटी में पाया जाता है। अगला कह रहा है सिंगरौली, तो आप सभी को पता होगा सिंगरौली सोन घाटी में पाया जाता है। और लास्ट कह रहा है सिंगरेनी, तो सिंगरेनी गोदावरी घाटी में इसका संबंध हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा, जिसमें ए को चौथे से, बी को पहले से, सी को दूसरे से और डी को तीसरे से मिलान कराया है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, यही जो है जनसंख्या त्वरित यानी वृद्धि का कारण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लव एक्स किस प्रकार का संसाधन है। तो लव एक्स भैया आणविकरणीय जो है संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में बिच्छू की प्रजाति सैचलर्स गुड स्कॉर्पियन किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो बताएं भैया सैचलर्स गुड स्कॉर्पियन किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर बनेगा त्रिपुरा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें त्रिपुरा के तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य में सैचलर वुड बिच्छू जो है प्रजाति पाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य सैचलर वुड बिच्छू जनजाति पाई जाती है वहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो राइट आंसर बनेगा 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो है सामाजिक एवं समानता के साथ आर्थिक विकास करना, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। अगला कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। और बता दें नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन भैया, सुमन बेरी जो है इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला कह रहा है संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना लागू हुई। तो राइट आंसर बताएं कौन सा होगा। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितंबर 2001 में लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट बनेगा। और इस योजना को जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लागू किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब से प्रारंभ किया गया था। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और बात करें दोस्तों इस योजना को गोरखपुर से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि 20 नंबर का है, राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है। तो इन चारों में से बताइए राष्ट्रीय आय के आकलन की कौन सी एजेंसी है भैया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे आप CSO के नाम से भी जानते हैं। और बात करें दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वित्त वर्ष 1 अप्रैल कब भैया 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक का समय लिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रभावी होने पर सभी नागरिकों को प्रदत्त अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का स्थगन नहीं होता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 352 अनुच्छेद को जो है यही आपका राइट बनेगा। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का वर्णन करता है तथा इस
अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया जाता है जब, तो पहला कह रहा है जब जो है राज्यपाल इस आशय की रिपोर्ट देता है कि संबंधित राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही बताया है। अगला कह रहा है राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। ये भी सही है। अगला कह रहा है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, ये भी सही है। तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा उपरयुक्त सभी की सभी स्थितियों पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया है। तो पहला कह रहा है इसे राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। बिल्कुल सही बताया है कि राष्ट्रपति की सहमति से ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला कह रहा है राज्यसभा को इस विधेयक के संबंध में बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं। बिल्कुल राइट बताया है। अगला कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत बताया है। भारतीय संविधान के 109 में धन विधेयक की परिभाषा नहीं दी गई है, जबकि इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। कहाँ पर भैया? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। अगला कह रहा है राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है। बिल्कुल सही बताया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। यही आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का स्वभाव या प्रकृति कैसा है। तो बताएं भैया, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है संपत्ति का अधिकार जो कि अब मात्र एक विधिक है, किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। तो संपत्ति का अधिकार भैया अनुच्छेद 300 का में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कई क्लासेस में हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया है। और साथ ही बता दें 44वें संविधान संशोधन 1978 कब 1978 में संपत्ति के अधिकार जो कि पहले अनुच्छेद 19 व 31 में था, उसे मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि 26 नंबर का है, किसी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो बताएं भैया, इनमें चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। अवरक्त किरण, गामा रे या माइक्रोवेव और एक्सरे, यही जो है इसका सही क्रम है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो है रेडान गैस नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है इनमें कौन कोलाइडी नहीं है। तो बताएं भैया, इन चारों में से कोलाइडी कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा शहद, यही आपका कोलाइडी नहीं है। और बता दें कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की क्रिया अपोहन कहलाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की क्रिया को अपोहन कहा जाता है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा चरण है जो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र को वाणिज्य तंतु को पैदा करता है। तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा कोशिका चरण में वो वाणिज्य तंतु को पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। और साथ ही बता दें रेशम का कीड़ा शहतूत के वृक्ष में पाला जाता है तथा पूरे विश्व में चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये भी याद रखिएगा, कौन भैया, चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है और रेशम के कीट शहतूत के वृक्ष में पाले जाते हैं। ठीक है भैया।
एक बार दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला कह रहा है किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। यही आपका सही है इन चारों में से। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे क्या कहते हैं। तो जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो जाता है उसे जरा जीर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनिष्ट का पर्यायवाची है। तो बताएं भैया अनिष्ट का इन चारों में से पर्यायवाची कौन सा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा अहितकर। यही जो है अनिष्ट का पर्यायवाची है। अगला कह रहा है मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा किस वजह से बनती है। तो राइट आंसर बनेगा जातिवाचक संज्ञा से मित्रता भाववाचक संज्ञा में बदलती है या बनती है, और इसका जातिवाचक संज्ञा में मित्र हो जाएगा, लेकिन जब इसी में मित्रता हो जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। ठीक है भैया। अगला कह रहा है हाथी शब्द है। तो हाथी हमेशा पुल्लिंग शब्द रहने वाला शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। तो बताएं भैया इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा से जो है भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो ये भैया कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू उत्सव आयोजित हुआ है। तो बताएं भैया इन चारों में से बोनालू उत्सव कहां पर आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में बोनालू उत्सव आयोजित किया गया है। और साथ ही बता दें यह उत्सव देवी दुर्गा के अवतार देवी महाकाली को समर्पित होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये महाकाली को समर्पित होता है। अगला कह रहा है आईआईटी दिल्ली ने किस शहर में अपनी वैश्विक शाखा खोलने की घोषणा की है। तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा कौन से शहर में अपनी शाखा खोलने के लिए घोषणा की गई है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के द्वारा अपनी एक शाखा खोलने की घोषणा की गई है। अगला कह रहा है NVS-01 क्या है। तो NVS-0 एक प्रकार का उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। और साथ ही बता दें NVS-01 सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है और भैया इसे 29 मई 2003 में जो है लॉन्च किया गया था और यह एक नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक है भैया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा। तिरुवनंतपुरम यही जो है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान शहर है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया है। तो बताएं भैया किस एजेंसी के द्वारा एओलस सैटेलाइट विकसित किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए ESA एजेंसी के द्वारा जो है एओलस सैटेलाइट विकसित किया गया है। और साथ ही बता दें यह सैटेलाइट सबसे प्रभावी मौसमी उपग्रह है और इसका वजन 1360 किलोग्राम के करीब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है भारत का पहला पाड टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला राज्य है। तो इनमें से बताएं
कि पार्ट टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश पार्ट टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला राज्य है। अगला कह रहा है जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2006 से की गई है। ठीक है भैया, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2023 में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस ब्रिस्बेन में संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भैया लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तो बताएं भैया लज्जा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। तस्लीमा नसरीन यही जो है लज्जा पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है उमाकांत और रमाकांत गुद्देचा बंधु क्या है? तो उमाकांत और रमाकांत गुद्देचा बंधु ध्रुपद गायक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें ध्रुपद में संस्कृत अक्षरों का उपयोग किया जाता है और इसका उद्गम मंदिरों से हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि 63 नंबर का है द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था, जो कि बिल्कुल सही बताया है। अगला कह रहा है पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, पुरस्कार राशि तथा मानपत्र दिया जाता है, ये भी आपका सही है। अगला बता रहा है पुरस्कार एक वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो यही आपका गलत दिया हुआ है और इस प्रश्न का आंसर भी यही ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। पुरस्कार एक वर्ष में केवल एक ही प्रशिक्षक को दिया जाता है, यही गलत है भैया। एक को नहीं कई लोगों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इसके पाने के पात्र होते हैं। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इन चारों में से जो सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करना है। पहला कह रहा है 5 जनवरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस, ये भी सही है। अगला कह रहा है 25 जनवरी भारतीय पर्यटन दिवस, ये भी आपका सही है। तो यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो बताएं भैया इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और रूस के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास होता है। और बात करें अदर ऑप्शनों की, भारत और ब्रिटेन की, तो भारत और ब्रिटेन में जो है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास होता है। और भारत तथा नेपाल की बात करें तो यहाँ पर सूर्य किरण जो है युद्ध अभ्यास होता है। और बात करें भारत और यूएसए की, तो भारत और यूएसए में युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा भैया? युद्धाभ्यास यहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे फैक्ट। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। और साथ ही बता दें हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 1457 मीटर ऊंचाई पर बना यह चैल स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे
धर्मशाला स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इस चैल स्टेडियम को जो है धर्मशाला स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्टेडियम पूछता है तो यही चैल या धर्मशाला स्टेडियम जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर सबसे बड़ा पूछता है तो अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है म्यांमार की राजधानी कौन सी है। तो इन चारों में से बताएं भैया म्यांमार की राजधानी कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नायपीडा यही जो है म्यांमार की राजधानी है। और बात करें दोस्तों म्यांमार की, तो म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था और इसकी प्राचीन राजधानी रंगून थी। और इसकी मुद्रा जो है वर्तमान में ज्ञात है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। इसकी अगर प्राचीन राजधानी पूछता है तो इसकी प्राचीन राजधानी रंगून थी और जो है इसका प्राचीन नाम बर्मा था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और इसकी मुद्रा अगर पूछता है तो इसकी मुद्रा ज्ञात है। अब इसकी नई राजधानी नायपीडा है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व के किसी भी देश में की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में जो है मार्मा एस्टेला इजाबेल यही जो है प्रथम विश्व की राष्ट्रपति महिला थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपसे भारत की पूछता है तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो है मर्मा एस्टेला इजाबेल ये अर्जेंटीना की राष्ट्रपति थी। ठीक है दोस्तों, दोनों के दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बनेगा। और साथ ही बता दें इसकी शुरुआत 4 मई 1959 में की गई थी। कब भैया? 4 मई 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी ग्रैमी पुरस्कार की। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। और आज से ये आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहीं 25 सेट ही इसमें पूरे दिए थे जो ने हमने पार्ट बाय पार्ट जो है आपके साथ डिस्कस किया है। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सभी का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं।